हेलो बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी वाणी में स्वागत है। पिछले भाग में हमने पढ़ा था कक्षा 10वीं की पाठ्यपुस्तक कृतिका का पाठ 5 मैं क्यों लिखता हूँ। इस पाठ के लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। यह पाठ एक प्रश्न है, मैं क्यों लिखता हूँ। यह प्रश्न लेखक ने सबसे पूछा है तथा खुद अपने आप से भी यानी स्वयं से भी पूछा है तथा यह पाठ इस प्रश्न के उत्तर के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। यानी लेखक ने स्वयं बताया है कि वह क्यों लिखता है, उसके लिखने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। हमने यह पाठ पढ़ा और समझा। आज इस भाग में हम इस पाठ से लिए गए अभ्यास के प्रश्नोत्तर पढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में कहीं अधिक मदद करती है, क्यों? उत्तर है, लेखक की मान्यता है कि सच्चा लेखन भीतरी विवशता से पैदा होता है। यह विवशता मन के अंदर से उपजी अनुभूति से जागती है, बाहर की घटनाओं को देखकर नहीं जागती। जब तक कवि का हृदय किसी अनुभव के कारण पूरी तरह संवेदित नहीं होता और उसमें अभिव्यक्त होने की पीड़ा नहीं अकुलाती, तब तक वह कुछ नहीं लिख पाता। यानी कोई भी व्यक्ति अपनी आंतरिक विवशता के कारण, अपने मन की प्रेरणा के कारण ही लिख पाता है। प्रश्न 2 है, लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया। भोक्ता का अर्थ है खुद जिसने किसी घटना को अपनी आँखों से देखा हो या सहन किया हो। उत्तर है, लेखक हिरोशिमा के बम विस्फोट के परिणामों को अखबार में पढ़ चुका था। जापान जाकर उसने हिरोशिमा के अस्पतालों में आहत लोगों को भी देखा था। आहत यानी पीड़ित लोगों को भी देखा था। अणु बम के प्रभाव को प्रत्यक्ष देखा था और देखकर भी अनुभूति न हुई, इसलिए भोक्ता नहीं बन सका। फिर एक दिन वहीं सड़क पर घूमते हुए एक जले हुए पत्थर पर एक लंबी उजली छाया देखी। उसे देखकर विज्ञान का छात्र रहा लेखक, यानी लेखक पहले विज्ञान विषय के छात्र रह चुके थे, तो वह सोचने लगे कि विस्फोट के समय यहाँ कोई खड़ा होगा और विस्फोट से बिखरे हुए रेडियोधर्मी पदार्थ की किरणें उसमें रुद्ध हो गई होंगी, जो आसपास से आगे बढ़ गई और पत्थर को झुलसा दिया। अवरुद्ध किरणों ने आदमी को बाप बनाकर उड़ा दिया होगा। इस प्रकार समूची ट्रेजेडी यानी यह दुखद घटना उस पत्थर पर जैसे लिखी गई है। इस प्रकार लेखक हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता बन गया। यानी उस पत्थर पर छपी हुई उस छाया को देखकर लेखक को इस प्रकार की अनुभूति हुई। मैं क्यों लिखता हूँ के आधार पर बताइए कि पहले नंबर 1, लेखक को कौन सी बातें लिखने के लिए प्रेरित करती हैं। नंबर 2, किसी रचनाकार के प्रेरणा स्रोत किसी दूसरे को कुछ भी रचने के लिए किस तरह उत्साहित कर सकते हैं। उत्तर है, लेखक को यह जानने की प्रेरणा लिखने के लिए प्रेरित करती है कि वह आखिर लिखता क्यों है। यानी लेखक के मन में यह प्रश्न उठा कि वह क्यों लिखता है। यह उसकी पहली प्रेरणा है। स्पष्ट रूप से समझना हो तो लेखक 2 कारणों से लिखता है। पहला कारण है भीतरी विवशता से। कभी कभी कवि के मन में ऐसी अनुभूति जाग उठती है कि वह उसे अभिव्यक्त करने के लिए व्याकुल हो उठता है। दूसरा है, कभी कभी वह संपादकों के आग्रह से, प्रकाशकों के तकाजों से तथा आर्थिक लाभ के लिए भी लिखता है। यानी किसी का पेशा ही लिखना होता है तो वह उसका आर्थिक लाभ का साधन हो जाता है। यानी आजीविका का साधन भी लेखन ही होता है किसी किसी के लिए। परंतु दूसरा कारण उसके लिए ज़रूरी नहीं है। पहला कारण अर्थात मन की व्याकुलता ही उसके लेखन का मूल कारण बनती है। प्रश्न 4 है, कुछ रचनाकारों के लिए आत्मानुभूति स्वयं के अनुभव के साथ साथ बाह्य दबाव भी महत्वपूर्ण होता है। ये बाह्य दबाव कौन कौन से हो सकते हैं। उत्तर है, कुछ रचनाकारों की रचनाओं में स्वयं की अनुभूति से उत्पन्न विचार होते हैं और कुछ अनुभवों से प्राप्त विचारों को लिखा जाता है। इसके साथ ऐसे कारण बाह्य दबाव भी उपस्थित हो जाते हैं जिससे लेखक लिखने के लिए प्रेरित हो उठता है। ये बाह्य दबाव हैं 1, सामाजिक परिस्थितियाँ, 2, आर्थिक लाभ की आकांक्षा, 3, प्रकाशकों और संपादकों का पुनः का आग्रह। यानी लिखने के लिए
जल्दी जल्दी का आग्रह, जल्दी जल्दी करो। 4 विशिष्ट के पक्ष में विचारों को प्रस्तुत करने का दबाव, यानी यदि हम कोई खास चीज़ देख लेते हैं, कोई विशेष चीज़ देख लेते हैं तो उसके पक्ष में या उसके विपक्ष में अपने विचारों को प्रस्तुत करने के लिए लिखते हैं। हमारा प्रश्न 5वां है, क्या बाह्य दबाव केवल लेखन से जुड़े रचनाकारों को ही प्रभावित करते हैं या अन्य क्षेत्रों से जुड़े कलाकारों को भी प्रभावित करते हैं? कैसे? उत्तर है, बाहरी दबाव सभी प्रकार के कलाकारों को प्रेरित करते हैं। उदाहरणतया अधिकतर अभिनेता, गायक, नर्तक, कलाकार अपने दर्शकों, आयोजकों और श्रोताओं की मांग पर कला प्रदर्शन करते हैं। अमिताभ बच्चन को बड़े बड़े निर्माता, निर्देशक अभिनय करने का आग्रह न करें तो शायद अब वे आराम करना चाहें, यानी उन्हें इस प्रकार से प्रेरित किया जाता है या कहा जाता है कि वो अभिनय करें। इसी प्रकार लता मंगेशकर भी 50 साल से गाते गाते थक चुकी होंगी। अब फिल्म निर्माता, संगीतकार और प्रशंसक ही उन्हें गाना गाने के लिए बाध्य करते होंगे, यानी उनका गाना सुनने के लिए या उनसे गीत गवाने के लिए उनके सामने आग्रह करते होंगे। प्रश्न 6 है, हिरोशिमा पर लिखी कविता लेखक के अंतः व बाह्य दोनों दबाव का परिणाम है, यह आप कैसे कह सकते हैं? उत्तर है, हिरोशिमा पर लिखी कविता हृदय की अनुभूति प्रस्फुटित होती हुई भावों और शब्दों में जीवंत हो उठी है। कवि ने हिरोशिमा के भयंकर रूप को देखा था, आहत लोगों को देखा था। उसे देखकर लेखक के मन में उनके प्रति सहानुभूति तो उत्पन्न हुई होगी, किंतु उनकी व्यक्तिगत त्रासदी नहीं बनी। जब पत्थर पर मनुष्य की काली छाया को देखा तो उन्हें अपने हृदय से अणुबम के विस्फोट का प्रतिरूप त्रासदी बनकर मन में समाने लगा, यानी उन्होंने बहुत अच्छे से उसको अनुभव किया। वही त्रासदी जीवंत होकर कविता में परिवर्तित हो गई। इस तरह हिरोशिमा पर लिखी कविता अंतः दबाव का परिणाम थी, यानी लेखक के आंतरिक दबाव का परिणाम थी, जिसके बाद उन्होंने हिरोशिमा नाम की कविता की रचना की। बाह्य दबाव मात्र इतना हो सकता है कि जापान से लौटने पर लेखक ने अभी तक कुछ नहीं लिखा और उन्होंने अभी जापान में क्या अनुभव किया था, एक पत्थर को देखा था जिस पर एक लंबी काली छाया थी, तो उससे उनके मन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। वह इससे प्रभावित हुआ होगा और कविता को लिख दिया होगा। हमारा प्रश्न 7 है, हिरोशिमा की घटना विज्ञान का भयानकतम दुरुपयोग है। आपकी दृष्टि में विज्ञान का दुरुपयोग कहाँ कहाँ और किस तरह से हो रहा है? उत्तर है, आजकल विज्ञान का दुरुपयोग अनेक जानलेवा कामों के लिए किया जा रहा है। हम सब जानते हैं कि विज्ञान मानव के लिए विनाश भी है और एक तरह से वरदान भी है। आज आतंकवादी संसार भर में मनचाहे विस्फोट कर रहे हैं। कहीं अमेरिकी टावरों को गिराया जा रहा है, कहीं मुंबई बम विस्फोट किए जा रहे हैं, कहीं गाड़ियों में आग लगाई जा रही है, कहीं शक्तिशाली देश दूसरे देशों को दबाने के लिए उन पर आक्रमण कर रहे हैं या अलग अलग प्रकार के हथियारों का निर्माण कर रहे हैं। जैसे अमेरिका ने इराक पर आक्रमण किया तथा वहां के जनजीवन को तहस नहस कर डाला। विज्ञान के दुरुपयोग से चिकित्सक बच्चों का गर्भ में भ्रूण परीक्षण कर रहे हैं, जिससे मानवता का विनाश हो रहा है। इससे जनसंख्या का संतुलन बिगड़ रहा है, लिंग अनुपात में बहुत अधिक असंतुलन स्थापित हो गया है। विज्ञान के दुरुपयोग से किसान कीटनाशक तथा जहरीले रसायन छिड़ककर अपनी फसलों को बढ़ा रहे हैं, लेकिन उनके अंदर जो फसलों के स्वाभाविक गुण होने चाहिए वो नष्ट हो रहे हैं। इससे लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। विज्ञान के उपकरणों के कारण ही वातावरण में गर्मी बढ़ रही है तथा लोगों का जो रोग प्रतिरोधक शक्ति होती है वह भी बहुत कमज़ोर होती जा रही है। प्रदूषण बढ़ रहा है, बर्फ़ पिघलने का खतरा बढ़ रहा है तथा रोज रोज भयंकर दुर्घटनाएं हो रही हैं। प्रश्न हमारा 8 है, एक संवेदनशील युवा नागरिक की हैसियत से विज्ञान का दुरुपयोग रोकने में आपकी क्या भूमिका है? यानी यदि आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं तो आप विज्ञान के दुरुपयोग को रोकने में क्या क्या मदद कर सकते हैं, अपना क्या कर्तव्य निभा सकते हैं ताकि हमारा देश या हमारी जो पृथ्वी है वो अच्छी और संपन्न बन जाए और सब लोग सुख से रहें? उत्तर है, एक संवेदनशील युवा नागरिक होने के कारण
विज्ञान का दुरुपयोग रोकने के लिए हमारी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके लिए निम्नलिखित कार्य करते हुए मैं अपनी सक्रिय भूमिका निभा सकता हूँ। सबसे पहला है प्रदूषण फैलाने तथा बढ़ाने वाले उत्तरदायी कारकों, प्लास्टिक, कूड़ा, कचरा आदि के बारे में लोगों को जागरूक बनाने के साथ साथ लोगों से अनुरोध करूँगा कि पर्यावरण के लिए हानिकारक वस्तुओं का प्रयोग न करें। नंबर 2, विज्ञान के बनाए हथियारों का प्रयोग यथासंभव मानवता की भलाई के लिए ही करें, मनुष्य के विनाश के लिए नहीं। 3, विज्ञान की चिकित्सीय खोज का दुरुपयोग कर लोग प्रसवपूर्ण संतान के लिंग की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं और कन्या शिशु की भ्रूण हत्या कर देते हैं, जिससे सामाजिक विषमता तथा लिंगानुपात में असमानता आती है। इस बारे में आम जनता को जागरूक करने का प्रयास करूंगा। नंबर 4, टीवी पर प्रसारित अश्लील कार्यक्रमों का खुलकर विरोध करूंगा और समाजोपयोगी कार्यक्रमों के प्रसारण का अनुरोध करूंगा, ताकि लोगों को अच्छे कार्यक्रम व अच्छे प्रकार के चलचित्र दिखाए जाएं, जिनका देखने वालों के मन पर सकारात्मक प्रभाव पड़े। 5, विज्ञान अच्छा सेवक किंतु बुरा स्वामी है। यानी यदि हम विज्ञान का सही उपयोग करेंगे, सदुपयोग करेंगे, तो वह हमारे लिए एक अच्छे सेवक की भांति सिद्ध होगा। लेकिन यदि हम उसे अपना स्वामी बना लेंगे और उसके कंट्रोल में हो जाएंगे, उसको अपना सब कुछ मान लेंगे, तो वह बहुत हमारे लिए विनाशकारी साबित होगा। यह बात लोगों तक फैलाकर इसके दुरुपयोग के परिणामों को बताने का प्रयत्न करूंगा। बच्चों, आपको ये प्रश्नोत्तर कैसे लगे, आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपको हमारा यह भाग पसंद आया तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।